वो अल्तमश से बात करके जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, सामने बीजी अलमारी में खड़ी कुछ तलाश कर रही थी। बीजी, क्या ढूंढ रही हैं आप? वो जल्दी से उन तक पहुंची। बेटा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, वो कपड़े इधर उधर करते हुए बोली। क्या बीजान, वो देखें कंबल पर पड़ा हुआ है। उसने जल्दी से चश्मा पकड़कर बीजी को पकड़ाया और अलमारी का दरवाज़ा बंद किया। शुक्र है मिल गया, सर में बहुत दर्द हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए चश्मा पहनने लगी। आप सो जाएं, सुबह की कामों में लगी हुई हैं, थक गई होंगी। जोया ने उन्हें पलंग पर लिटाया। अरे नहीं, आज तो मेरा दिल बहुत खुश है। मैं बरसों से यहाँ काम कर रही हूँ। आज पहली दफ़ा देखा कि इस हवेली की औरतों के लिए कोई तो बोला है। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा है। अब देखना तो ये होगा कि आगे क्या होता है। वो सोचते हुए बोली। अल्तमश बेटा शुरू से ही मुख्तलिफ था। वो हमेशा से इन सब चीज़ों से बहुत चिढ़ता था। इसी चिड़चिड़ाहट की वजह से वो सख्त मिजाज का बन गया, वरना उसकी सोच इस हवेली के मर्दों से बहुत मुख्तलिफ है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ साइमा बेगम का है, बीजी बोली। बीजी, आप अल्तमश नामा मत शुरू कर दें। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कैसा है वो। मैं कपड़े तब्दील कर लूँ? वो तंग कर बोली और अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम में चली गई। ये लड़की इतनी अजीब क्यों है? यहाँ पर वन्नी बनकर आई है और फिर भी डरती किसी से नहीं। हर काम उल्टा करती है। हवेली के मर्द जैसे भी हैं, इसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अल्तमश पुत्र के तो निकाह में है ये। चलो, निकाह जैसे भी हुआ, एक तरह से शोहर ही हुआ ना ये उसका। हद करती है ये। उनको जोया पर थोड़ा गुस्सा आया। वॉशरूम में आकर उसने कपड़े एक तरफ रखे और हाथ में पकड़ा शॉपर खोला जो कपड़ों के नीचे छुपा कर लाई थी। शॉपर के अंदर से एक डब्बा निकला। उस छोटे से डब्बे को जोया ने खोला तो उसके अंदर एक छोटा बटनों वाला मोबाइल था। जोया ने जल्दी से मोबाइल निकाला और उसे ऑन किया। ऑन करने से वॉशरूम में उसकी आवाज़ गूंजी। उसने जल्दी से मोबाइल के स्पीकर पर हथेली रखी। ये हाजिम बिना कोई और मोबाइल नहीं ला सकता था। इसकी कितनी ज़्यादा आवाज़ है। उसने दिल ही दिल में हाजिम को कोसा। मोबाइल ऑन हो चुका था, फुल चार्ज था। जोया ने उसे साइलेंट किया और कॉन्टैक्ट नंबर निकाले। ऊपर ही पार्टनर लिखा हुआ था। उसने जल्दी से उसको ओके किया और मोबाइल कान से लगाया। अगले ही पल आंसर हो चुका था मोबाइल, जैसे अगला इसी इंतज़ार में बैठा हो। हेलो हाजिम, जोया बोली। आज इतने दिन बाद तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर सुकून सा महसूस हुआ। वो अपने दिल पर हाथ रख कर बोला, कैसे हो? और घर में बाकी सब कैसे हैं? मन्नत, सीरत, आंटी अब कैसे हैं? वो बेचैन सी हुई। पार्टनर सब ठीक हैं, तुम बताओ कैसी हो? वो लोग तुम्हें हर्ट तो नहीं कर रहे? तुम बताओ मुझे, मैं अभी वहाँ आकर तुम्हें लेकर जाता हूँ। आज सुबह जब तुम मुझसे मिली तो तुम्हारे चेहरे पर और हाथ पर ये कैसे निशान थे? वो बेड पर सीधा बैठकर बोला, नहीं हाजिम, तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। वो रूठते हुए बोली, ओके बाबा, नहीं आता तुम्हें लेने, बताओ मुझे सब। जोया ने शुरू से लेकर आखिर तक उसे सब बातें बताईं। उसके साथ कैसा कैसा सलूक होता रहा, सब बताया, जिसे सुनने के बाद हाजिम का पारा हाई हुआ। इतने से दिनों में इतना कुछ किया, इन सालों को छोड़ूंगा नहीं मैं, इन्हें बर्बाद कर दूंगा। वो गुस्से से बोला। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी के अभी उसके पास पहुंच जाए। रिलैक्स हाजिम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मत भूलो कि मैं यहाँ किस वजह से आई हूँ। मत भूलो मैं यहाँ किस वजह से आई हूँ। और जिन्हें बर्बाद करना है मैं कर लूँगी, लेकिन इससे पहले इस हवेली के माहौल को बदलूँगी। और मुझे पता है कि वो एक ही इंसान कर सकता है। और मुझे पता है कि वो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। मुझे बस उसे पिन अप करना होगा। वो सोचते हुए बोली, किसकी बात कर रही हो? अल्तमश खान की, जिससे निकाह हुआ है तुम्हारा? अल्तमश खान की, जिससे निकाह हुआ है मेरा। वो आराम से बोली। हाजिम ने इस तल्ख हकीकत को सुनकर अपनी हथेली को मींच लिया। तुम जो करना चाहती हो करो, मगर जोया ये मत भूलना कि तुम मेरी मंगेतर हो। उस अल्तमश से दूर रहना। अगर कल को तुमने ये बोला कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है तो खुदा की कसम जोया, सबसे पहले उसका कत्ल करूँगा। वो उस पर जोर देते हुए बोला, हाजिम, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं पागल नहीं हूँ जो उससे मोहब्बत करने लग जाऊँगी। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ के किसी भी मर्द को देखती हूँ ना तो नफ़रत होने लगती है मुझे उससे। मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है तुम अच्छे से जानते हो।
अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो भाड़ में जाओ। वो गुस्से से बोलकर कॉल काट गई। दूसरी तरफ हाजिम मोबाइल को घूर रहा था। जोया, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारे मकसद के दरमियान नहीं आऊँगा मैं, पर तुम्हारे नाम के आगे अपना नाम लगाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो। बस कुछ ही महीनों की बात है, इसके बाद तुम सिर्फ हाजिम मलिक की होगी। जोया मोबाइल ऑफ करके कपड़े चेंज करके बाहर आई। बीजी सो चुकी थी। वैसे भी आवाज़ बाहर नहीं आ सकती थी क्योंकि वो बहुत आहिस्ता बोल रही थी। वो आकर लेट गई। इतनी थकी हुई थी कि 5 मिनट में ही सो गई। अगले दिन अल्तमश माहरूख और अरीशा को हॉस्टल छोड़ आया था। वो जैसे ही वापस आया, मर्दान खाने से आवाज़ें आ रही थी। वो दम बखुद सा उस तरफ बढ़ गया। सामने जहांगीर खान हाजिम से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, और जोया वहाँ सबको चाय दे रही थी। अल्तमश की आंखों में तैश बढ़ा जब उसने हाजिम की नज़रों को जोया के वजूद पर महसूस किया। वो बातें तो जहांगीर खान से कर रहा था, लेकिन नज़रें जोहा पर थीं। दादा जान, क्या एक दफ़ा में आपको मेरी बात समझ नहीं आई? वो चिल्लाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सबने हैरानगी से मुड़कर अल्तमश का गुस्से से तमतमाता चेहरा देखा। अल्तमश, ये बात करने का कौन सा तरीका है? जहांगीर साहब की गरजदार आवाज़ गूंजी। वो गुस्से से अपनी नशिस्त से उठ खड़े हुए, उस तरीके से जिस तरीके की आपको कभी समझ नहीं आ सकती। जब मैं एक दफ़ा भौंक कर गया था कि जोया आज के बाद मर्दान खाने में नहीं आएगी, तो आज फिर वो यहाँ क्या कर रही है? वो आगे बढ़ा और जोया के आगे आकर खड़ा हुआ, जिससे वो मुकम्मल तौर पर उसके पीछे छुप गई। हाजिम भी उसका नाम सुनकर समझ गया, ये अल्तमश वही है। उसकी रौबदार शख्सियत देखकर एक पल के लिए वो उसका और अपना मुकाबला करने लगा। फिर अपना सर झटका, वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। बस बहुत हुआ, काफ़ी दिनों से हमने तुम्हारी बहुत बदतमीज़ी बर्दाश्त कर ली, और ये मत भूलो हम जहांगीर खान हैं। ये हवेली और गांव हमारे हुक्म पर चलते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो हमारी बात का इनकार करे, और तुम हमारे पोते हो, इसलिए ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं हम। अब मज़ीद तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी हमने, और इस 2 कौड़ी की लड़की की खातिर तुम हमसे बहस करोगे? जहांगीर खान भी आज आपे से बाहर हो रहे थे। ठा अल्तमश जबकि अपना गुस्सा जब्त कर रहा था, ये सब सुनकर मज़ीद बर्दाश्त न कर सका और अपना हाथ दीवार पर लगे शीशे पर दे मारा। छन की आवाज़ से शीशा टूटा और ज़मीन पर बिखर गया। उसके हाथ से खून के कतरे ज़मीन पर बहने लगे। जोया ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखकर अपनी चीख को रोका। वो डर कर एकदम पीछे हो गई। सब शॉक्ड से अल्तमश की इस हरकत को देख रहे थे। अगर आप मेरे दादा हैं ना, तो मत भूलें, ये ज़िद जुनून आपने ही विरासत में दिया है मुझे। अगर आपने दोबारा ये हरकत की तो खुदा की कसम आप अंजाम सोच भी नहीं सकते। वो उंगली उठाकर वार्न करते हुए सख्ती से बोला, और पलटकर दूसरे हाथ से जोया का बाजू पकड़कर उसे वहां से घसीटता हुआ ले गया। उसकी पकड़ में इतनी सख्ती थी कि उसकी उंगलियां जोया के बाजू की जिल्द में धंस रही थी, पर वो भी खामोशी से कटी पतंग की तरह उसके पीछे खींची जा रही थी। दूसरी तरफ जहांगीर खान अपना गुस्सा माजिद खान पर निकाल रहे थे, उन्हें तरबियत देने पर लेक्चर दे रहे थे। हाजिम को अल्तमश का यूं जोया पर हक जताना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अगले ही पल अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। वो जोया को लेकर उसके कमरे में आया। कमरे में दाखिल होकर उसने उसे पलंग पर धकेला और खुद कमरे के चक्कर लगाने लगा। एक दफ़ा में बोली बात समझ नहीं आती? क्यों गई थी वहाँ? गुस्से से भरी लाल आंखों से उस पर धाड़ते हुए वो बोला, मुझे कोई शौक नहीं है वहाँ जाने का। अपने दादा को तो रोका नहीं जाता। बड़े आए मुझ पर गुस्सा करने वाले। आपके ही दादा का रोज़ पैगाम आता है, चाय लेकर आओ। जैसे मैं अगर चाय ना लेकर गई ना तो उनका खाना हजम नहीं होगा। वो भी उसी के अंदाज में बोली, तुम कल भी गई थी? वो सवालिया अंदाज में बोला, जी गई थी। आपके दादा के फरमान पर अमल भी तो करना होता है ना। वो तंजिया अंदाज में दोबारा बोली, हाँ, बाकी सबके फरमानों पर तो बहुत अच्छे से अमल करती हो। मैं मरा नहीं था, कल ही बता देती तो आज ये सब ना होता। वो भी तरकी बतरकी बोला, ये सब ना होता, बता भी देती तो तब भी यही होता। और आपको क्या लगता है कल आपके दादा जान दोबारा से ऑर्डर नहीं देंगे? वो दादा जान पर जोर देते हुए बोली, नहीं होगा, और अगर हुआ तो अंजाम तुम खुद देखोगी। खैर, वैसे तो तुम्हारा कभी नकाब नहीं उतरता था, आज तो सर पर दुपट्टा भी नहीं था।
وہ دوبارہ سے طنزیہ انداز میں بولا، کیونکہ جب وہ وہاں پہنچا تھا تب زویا کا دوپٹہ ہلکا سا اترا ہوا تھا جو اس کا بے دھیانی میں ہوا تھا۔ آپ کا مطلب ہے میں ناٹک کرتی تھی اور آج میں نے جان بوجھ کر دوپٹہ اتار دیا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا کیونکہ وہ اپنے حجاب کا بہت خیال رکھتی تھی، پر جب سے حویلی میں آئی تھی تب سے گڑبڑ کر رہی تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ التمش کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ میں نہ یہاں ونی ہو کر آئی ہوں، تو مسٹر خان پلیز آپ بھی مجھ سے ویسا ہی سلوک رکھیں جیسا اس دن رکھا تھا۔ مجھے ماریں پیٹیں، ہر وقت مجھے تانے دیں، کام کروائیں، یوں مجھے ڈیفینڈ مت کریں۔ کوئی کچھ بھی کرے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آخر کو بقول آپ کے بھائی کے قاتل کی بہن ہوں میں۔ وہ بولی تو التمش چپ ہو گیا۔ بقول میرے کا کیا مطلب ہے؟ تم واقعی میں میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہو؟ وہ بھی اپنی ٹون میں واپس آتے ہوئے بولا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ قاتل کون ہے، پر ایک بات یاد رکھیے گا، ظلم اتنا ہی کریں جتنا واپس سہ سکیں، اور میری وجہ سے خود کو اذیت دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ وہ پاس پڑے کپڑے کو کاٹ کر اس کے ہاتھ پر باندھتے ہوئے بولی، ہمارے یہاں لڑکی مردوں کے سامنے نہیں آتی، اور تم بھی ایک لڑکی ہو، میں نے بس اسی وجہ سے یہ سب کیا۔ وہ صفائی دینے لگا۔ مجھے چھوڑیں، آپ نہ کبھی اس حویلی کی عورتوں کی آنکھوں میں جھانکیں تو ایک ظلم کی داستان نظر آئے گی۔ اگر کچھ کرنا ہی ہے نا تو ان کے لیے کیجیے، میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ مجھے اپنا دفاع کرنا خوب آتا ہے، پر ان سب کو نہیں آتا۔ ان کے دفاع میں بولیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اور سامنے والا بس خاموش تھا۔ وہ جو بول رہی تھی اس کا مطلب وہ خوب جانتا تھا۔ بنا کچھ بولے وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ بس اس کو دیکھے گئی۔ التمش کا یوں اس کے لیے لڑنا اسے اچھا لگا تھا۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا۔ وہ اگنور کر کے ہاتھ دھونے واش روم میں چلی گئی۔ عریشہ ہم ابھی تو آئے ہیں، کہاں جا رہی ہو تم؟ معروف اسے یوں نقاب کرتے ہوئے دیکھ کر بولی، یار کچھ چیزیں لینی ہیں، بس لے کر آتی ہوں۔ عریشہ بول کر بنا اس کی طرف دیکھے سنے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلی، سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے سراج ملک کھڑا تھا۔ وہ بھاگ کر اس تک آئی۔ سراج نے دروازہ کھولا تو وہ جلدی سے ادھر ادھر دیکھ کر اندر بیٹھ گئی۔ سراج بھی گاڑی بھگا لے گیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ ہم دونوں ساتھ ہیں، آج میں تمہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ سراج مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا بولا، ہاں مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا۔ اگر التمش لالا نہ بولتے نا تو آج ہم یوں ایک ساتھ نہ ہوتے۔ عریشہ نے اسے سب بتانا شروع کیا، جہانگیر نے کیا شرطیں رکھیں اور التمش نے کیسے اس کا ساتھ دیا۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے لالا نے میرا ساتھ دیا، کل کو ہمارے رشتے میں بھی وہی مدد کریں گے۔ عریشہ بہت کانفیڈنٹ ہو کر بولی، اللہ کرے جیسا تم بول رہی ہو ویسا ہی ہو۔ سراج مسکراتے ہوئے بولا۔ دونوں ریسٹورنٹ میں گئے اور لنچ کیا۔ وہ زویا سے بات کر کے حویلی سے باہر نکل گیا تھا، جیپ کو بے مقصد سڑکوں پر بھگا رہا تھا۔ اتنے دنوں میں ایک کے بعد ایک مصیبت آئی جا رہی تھی۔ وہ اپنے دماغ کو ریلیکس کرنا چاہتا تھا، پر شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ اس نے گاڑی گاؤں کے سب سے پرانے گھر کی طرف موڑی اور خود باہر نکل آیا۔ یہ گھر کم اور کھنڈر زیادہ لگتا تھا۔ موبائل کی ٹارچ آن کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ اوپر والے فلور پر آیا۔ جو گھر باہر سے کھنڈر نما نظر آ رہا تھا وہ اندر سے اپنی اصلی حالت میں موجود تھا۔ اسے بھی التمش نے خود ٹھیک کروایا تھا۔ دو نوکر ہر وقت اس گھر میں موجود رہتے۔ وہ چلتا ہوا بیسمنٹ میں آیا جہاں وہ آج دوسری دفعہ جا رہا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ سو قاتل جی کیسے ہو تم؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ سامنے روحان زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ بھوک کی وجہ سے وہ بہت بدتر حالت میں تھا۔ سائیں میرا یقین کریں میں نے اسے نہیں مارا، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ وہاں تمہاری بہن بھی بس یہی بولتی ہے، میرے بھائی نے کچھ نہیں کیا، اور یہاں تم دونوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مرا تو میرا جوان بھائی ہے نا، وہ بھائی جس کا سارا بچپن میں نے اپنی پلکوں پر بٹھایا، جس کا سارا بچپن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان ہاتھوں میں کھیلا ہے وہ، اس کی ہر خواہش پوری کی، اپنی پلکوں پر بٹھایا،
ایک खरोश नहीं आने दी उसे मैंने। और तुमने क्या किया? मेरे भाई पर ही गोली चला दी। उस बेचारे का तो इस सब में कोई कसूर भी नहीं था। क्यों किया ये सब? وہ चिल्ला رہا تھا، اپنی بے بسی پر رو رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سائیں یقین کریں، خدا را یقین کریں، روحان روتے ہوئے بولا، تمہیں پنچایت والوں نے تو بخش دیا، پر مجھ سے رحم کی امید مت کرنا۔ میرے بھائی کو مارنے کی سزا اب تم ساری زندگی یہیں رہ کر کاٹو گے، موت بھی مانگو گے نا تو نہیں ملے گی۔ وہ بول کر کمرے سے باہر آیا۔ کیا یہ وہی التمش تھا جو کچھ دیر قبل اسی قاتل کی بہن کے لیے اپنے دادا سے لڑ رہا تھا؟ وہ وہاں سے نکل کر ایک کمرے میں آیا، کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا اور سیدھا بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کمرے میں چاروں طرف نقاب سے جھلکتی آنکھوں کی تصویریں لگی تھیں۔ ایک طرف بڑے سے ہارٹ شیپ کے فریم میں اس کی تصویر لگی تھی اور تصویر کے نیچے مارکر سے میری زندگی لکھا ہوا تھا۔ یہ تب کی تصویریں تھیں جب اس نے ہمیشہ نقاب میں اسے دیکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی فیلنگز کو کنٹرول نہیں کر پاتا تھا۔ میں اس کی حیثیت جانتا ہوں، پھر بھی ہمیشہ مجھے وہ کیوں اتنا افیکٹ کرتی ہے۔ دل تو کرتا ہے کہ اپنے سینے کو چیر کر اس کا نام اور خیال دونوں نکال دوں، پر نہیں کر سکتا۔ صرف زویا کی وجہ سے یہ ریحان اب تک زندہ ہے، ورنہ کب کا مار چکا ہوتا اسے میں۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں بھینچے ہوئے بولا اور لمبے سانس لینے لگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح کچن میں کام کر رہی تھی، سب کے ناشتے کے برتن دھو رہی تھی اور نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ حویلی میں عریشہ اور معروف تو اسی دن کی ہاسٹل شفٹ ہو گئی تھی۔ سائمہ بیگم بس کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ آئمہ بیگم ہی اسے صرف طعنے دیتی رہتی تھی، جسے وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی۔ نہیں چلے گا یہ انیائے، نہیں چلے گا۔ اچانک باہر سے اونچی آواز آنا شروع ہوئی۔ واہ، چلو کوئی تو ڈرامہ شروع ہوا، چل کر دیکھتی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے خود سے بولی اور نل بند کر کے اپنے ہاتھ دوپٹے سے پونچھتی باہر آ گئی۔ سامنے حویلی کے داخلی دروازے کے آگے گاؤں والے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے اونچی اونچی آواز میں نعرے لگا رہے تھے اور گارڈز انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اور تم سب کی ہمت کیسے ہوئی یوں میری حویلی کے سامنے آ کر اس طرح نعرے بازی کرنے کی؟ جہانگیر خان کی گرجدار آواز گونجی۔ وہ مردان خانے میں بیٹھے معاملات دیکھ رہے تھے جب باہر سے آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ ڈرامہ ہم نے نہیں بلکہ خان صاحب آپ نے لگا رکھا ہے۔ بھرے مجمع میں سے ایک آواز آئی، کیا بکواس ہے یہ؟ کون ہے یہ بدتمیز؟ خالد صاحب سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہی بدتمیز جس کی بیٹی کی آپ نے یہ کہہ کر شادی کروا دی تھی کہ وہ شہر پڑھنے کیوں گئی، اور آج آپ کی حویلی کی دونوں لڑکیاں شہر پڑھنے چلی گئیں، تو اس دوغلے پن کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ وہ کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ اوہ اچھا، تو تم ان سب کو اکٹھا کر کے یہاں پر لائے ہو تاکہ مجھ سے بدلہ لے سکو؟ جہانگیر خان ہنستے ہوئے بولے، خان بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ گاؤں والے یہاں کیوں جمع ہیں؟ التمش اپنی جیپ میں بیٹھا گارڈ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ابھی پہنچا تھا، رات کو وہ شہر گیا ہوا تھا۔ سائیں ہمارے کو تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اب خود جا کر دیکھ لو۔ میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ وہ جیپ سے نکل کر اپنے گرد لپٹی چادر ٹھیک کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ ہاں، اگر ایسا ہی دوغلا پن چلتا رہا نا تو ضرور بدلہ لیں گے۔ کیوں بھائیو؟ ایک آدمی چیخ کر بولا تو سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو سب سے پہلے تو تم اور تمہارا پورا خاندان اس گاؤں سے دفع ہو جاؤ۔ تمہارے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں۔ ان 2 گھنٹوں کے بعد میں تمہاری شکل نہ دیکھوں اس گاؤں میں۔ اگر کسی اور کو بھی بدلہ لینا ہے تو بولو۔ ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے سب کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی۔ سب جانتے تھے اس گاؤں کے علاوہ ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ سب آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے۔ دادا جان، آپ یہ سب کیا بول رہے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ التمش ساری بات سمجھتے ہوئے بولا۔ سب نے مڑ کر آنے والے کو دیکھا جو ان کے لیے تو کم از کم فرشتہ ہی بن کر آیا تھا۔ التمش، تم اس معاملے سے دور رہو، میں خود حل کر لوں گا اسے۔ خالد صاحب بولے، ابا میں اس معاملے سے دور کیسے رہوں جب یہ شروع ہی مجھ سے ہوا ہے؟ اگر میں عریشہ اور معروف کو شہر پڑھانے کی ضد نہ کرتا نا تو یہ سب شروع ہی نہ ہوتا۔ وہ خالد صاحب کی طرف پلٹ کر بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ سارا فساد شروع ہی تم سے ہوا ہے، کیونکہ تم ایک نافرمان بیٹے ہو۔
जहांगीर खान गुस्से से बोले, ठीक कहा दादा जान, एक नाफरमान ने पहले ही नाफरमानी कर ली है तो थोड़ी सी और क्यों नहीं। वो तंजिया अंदाज में बोलकर गांव वालों की तरफ मुतवज्जो हुआ जो कि उन सब को सुन रहे थे। आप सब अपनी बात पर बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक कहा। जब इस हवेली की बेटियां पढ़ने जा सकती हैं तो आप सब की क्यों नहीं। आज से मैं अल्तमश खान ये ऐलान करता हूँ कि आप में से जिनकी बेटियां पढ़ना चाहती हैं ज़रूर पढ़ेंगी वो। मैं खुद उन सब का एडमिशन करवा कर आऊँगा। और दूसरी बात, गांव के स्कूल के पास जो जगह है इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वहाँ कॉलेज बनवाऊँगा। और जो इल्म शहर जाकर हासिल करना पड़ता है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि वैसी ही तालीम यहाँ मैसर हो, फिर शहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मजबूत लहजे में बोला। सब बहुत खुश हुए। उस गांव में सारे तो नहीं पर बहुत से घर वाले ऐसे थे जो सच में चाहते थे कि उनकी बेटियां भी पढ़ें। और अब तो मौका भी अच्छा था। उन्होंने हिम्मत करके कदम उठाया आगे और अल्तमश का साथ मिल गया था अब तो उन्हें। वो सब वापस चले गए। जहांगीर खान गुस्से से पलटकर अंदर चले गए। वो गुस्से के आलम में इधर उधर चक्कर लगाने लगे। अल्तमश जानता था कि अब क्या होने वाला है आगे। खुद को पुरसकून करके वो अंदर आया। तुम अपने आप को समझते क्या हो? ये मत भूलो अभी कि मैं जिंदा हूँ। मेरे मरने के बाद अपनी मनमानियाँ चलाना। जहांगीर खान गरजदार आवाज़ में बोले, दादा जान, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैं वही कर रहा हूँ जो आपको करना चाहिए। पर आप तो सारी ज़िंदगी दूसरों को अपनी जूती की नोक पर रखते रहे हैं और वही आपने अपने बेटों को सिखाया। अब आप चाहते हैं कि आपके पोते भी वैसा ही करें। माफ़ कीजिएगा, बाकी के कर सकते हैं पर मैं इनकी तरह से नहीं हूँ। उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला। जहांगीर खान का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। तुम हमारी इज्जत खाक में मिला रहे हो। पहले तुमने दोनों लड़कियों को शहर में पढ़ने भेज दिया और अब गांव वालों को भी इजाज़त दे दी। खालिद साहब चिल्लाए। साइमा बेगम इतना शोर सुनकर बाहर आ गई। जोया दूर खड़ी यही सब कुछ देख रही थी। इज्जत? हाँ अब्बा, आपकी इज्जत है भी? इज्जत नहीं, खौफ है जो आप सब ने मिलकर पूरे गांव में फैलाया हुआ है। और खुदारा बाहर निकलें अपनी इस झूठी सोच से। आप सबको ये बात बुरी नहीं लगी कि मैंने इजाज़त दे दी, बल्कि ये बुरा लगा है कि आपका रोब और खौफ ना ख़त्म हो जाए लोगों पर से, क्योंकि इसके बगैर तो शायद आपका जीना मुश्किल हो जाए। वो तंजिया अंदाज में बोला। अल्तमश, ये तुम किस अंदाज में अपने बाप दादा से बात कर रहे हो? साइमा बेगम दुपट्टा सही करती हुई आगे बढ़कर उस तक आई, उसी अंदाज में जिस तरह तुमने इसकी तरबियत की है। मैं कहता ना था ये बदतमीज़ एक दिन गले की हड्डी बनेगा, पर तुम नहीं समझती थी। तुम ही ने इसे बिल्कुल बदतमीज़ और बदलिहाज बनाया है। वो साइमा बेगम पर चिल्लाने लगे। मैं समझी नहीं, मेरा अल्तमश बदतमीज़ नहीं है। वो तो बिल्कुल, साइमा बेगम बोल रही थी। चुप, एकदम चुप, खबरदार जो मेरे आगे ज़बान चलाई, खालिद साहब ने चिल्लाते हुए कहा और हाथ उठाया, पर उनका हाथ दरमियान में ही रुक गया। बस अब्बा, बस, अब और नहीं। बचपन से देखा है कि आप बिला वजह माँ पर हाथ उठाते हैं, पर अब और नहीं। मेरी माँ पर अगर दोबारा कभी हाथ भी उठाया ना तो हर किस्म के अंजाम के लिए तैयार रहिएगा। वो उनका हाथ पकड़कर छोड़ते हुए बोला। खालिद साहब चुप हो गए। और आप सब भी कान खोल कर सुन लें। पहले तो सिर्फ मेरी ख्वाहिश थी कि इस गांव को बदलूं, पर अब तो मेरी ज़िद बन चुकी है ये। यहाँ मैं अब वो करूँगा जो अब तक नहीं हुआ। वो चाहे कॉलेज हो या किसी गरीब की हक हलाल की कमाई का पैसा उसे देना। पूरे गांव को नया बना कर रख दूँगा मैं, बदल कर रख दूँगा मैं। अब इस रास्ते में चाहे कोई भी आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बाप, भाई, चाचा, दादा, कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शूँगा मैं। वो मजबूत लहजे में बोलकर साइमा बेगम को लेकर उनके कमरे की तरफ चला गया। बाकी के सब भी अपने अपने कमरों की तरफ मुड़ गए। जोया दूर खड़े मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी आंख के किनारे से आंसू साफ किया, खुलकर मुस्कुरा दी। वो पलटने लगी। जब जहांगीर खान की नज़र उस पर पड़ी, वो जानबूझकर तंजिया अंदाज में मुस्कुरा कर पलटी। जहांगीर खान भी कुछ सोचकर अपने कमरे की तरफ मुड़ गए।